गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप। तो अभी देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी का स्टार्टिंग वाला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कलर रेजिस्टेंस, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, क्लियर रेजिस्टिविटी एज वेल एज रेजिस्टेंस। ये टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। क्लियर है, हर एक चीज बताएंगे, अच्छे से बताएंगे। तो चलो स्टार्ट करें। ठीक है, देखो करंट की डेफिनेशन क्या है, करंट की डेफिनेशन क्या है बताइए। ये है dq डिवाइडेड बाय dt। dq डिवाइडेड बाय dt मतलब क्या है, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है कितने सेकंड में और कितने एरिया में, कितने एरिया में। अभी बात करेंगे, देखो मान लो यहां पे अगर मैंने एक कंडक्टर लिया, देखो मैंने एक कंडक्टर ले लिया, इसका एरिया ए है क्या, नहीं है। तो इस एरिया में कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं, इस एरिया में कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं टाइम के लिए, मतलब 1 सेकंड में। देखो 1 सेकंड में कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं कितने एरिया में, उसको बोला जाता है करंट, उसको बोला जाता है करंट। आप ऐसे बोलते हो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नथिंग बट द करंट, वो भी आप बोल सकते हो। अभी देखिए ध्यान देना, ये तो पॉइंट हो गया सर। करंट कैसे फ्लो होता है सर, देखो करंट फ्लो होता है किसके साथ, पॉजिटिव चार्ज के साथ। और करंट को अपोज कौन करता है, देखो करंट को अपोज कौन करता है बताइए, नेगेटिव चार्ज, ये सबको पता है। क्लियर, इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज अपोजेस द करंट, मतलब करंट एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब करंट अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे जाएगा बताइए, इस डायरेक्शन में जाएगा। तो फर्स्ट है करंट की डेफिनेशन याद रखना है, dq बाय dt। करंट फ्लोस कैसे होता है, पॉजिटिव चार्ज के साथ, और अपोज कैसे होता है बताओ, नेगेटिव चार्ज के साथ। इसी वजह से करंट एंड इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या रहती है, अपोजिट में रहती है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। देखो ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज है ये हमेशा कंजर्व रहता है, हमेशा क्या रहता है, कंजर्व। कंजर्व का मतलब क्या है, आपने पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। उसी तरह से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है बताइए, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। मतलब इनिशियल में जितना एनर्जी रहेगा उतना ही एनर्जी फाइनल में रहेगा। सर ये समझाएंगे, देखो ये समझाता हूं। मान लो ये कंडक्टर है, देखो मान लो ये आपका कंडक्टर है, यहां से इन और यहां से आउट। इनमें अगर चार्ज क्यू होगा तो यहाँ पे भी चार्ज क्या रहेगा, क्यू ही रहेगा। मतलब देखो इनपुट में भी क्यू है और आउटपुट में भी क्यू है, क्यू इज इक्वल टू क्यू है। मतलब क्या है बताओ, चार्ज इज कंजर्व है, चार्ज क्या है, कंजर्व है। बाद में देखो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी, करंट ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। करंट कौन सी क्वांटिटी नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्या वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है सर, बिकॉज ये क्या करता है, चार्ज को क्या करता है, जस्ट फ्लो करता है, चार्ज को फ्लो करता है। इसी वजह से करंट क्या है बताओ, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। चार्ज फ्लो हो रहा है क्या वेक्टर क्वांटिटी है क्या। करंट की डेफिनेशन क्या है, चार्ज पर यूनिट टाइम है। करंट डायरेक्शन नहीं बताता, करंट क्या बताता, चार्ज फ्लो बताता। इसी वजह से करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट में करंट की डेफिनेशन क्या पढ़ा, dq बाय dt पढ़ा। बाद में करंट कैसे फ्लो होता है, पॉजिटिव चार्ज के साथ, और अपोज कौन करता है, नेगेटिव चार्ज के साथ। बाद में क्या पढ़ा, चार्ज कंजर्व होता है और करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि वहां से चार्ज क्या होता है, फ्लो होता है। सबको यहाँ पे समझ में आ रहा है। देन नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट केस में पढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट केस में हम सब लोग जानते हैं कि एक क्या रहता है बताओ, कंडक्टर रहता है, एक क्या रहता है बताओ, सेमी कंडक्टर रहता है, पता है ना। एक रहता है सेमी कंडक्टर और एक हम नाम देते क्या बताते हैं, इंसुलेटर। ये आपने सबने पढ़ा होगा। कंडक्टर मतलब क्या होता है बताओ, कंडक्टर मतलब मैं ये ध्यान रखता हूं, करंट क्या रहता है, मैक्सिमम। सेमी कंडक्टर मतलब करंट क्या रहता है, मिनिमम। यहाँ पे करंट कितना होता है, 0। मैं ऐसे तरीके से याद रखता हूँ। रिमेनिंग लोग क्या बोलते हैं, करंट क्या है, करंट का फॉर्मूला क्या है बताओ, करंट का फॉर्मूला क्या है बताओ, चार्ज डिवाइडेड बाय क्या है बताओ, टाइम। अभी मुझे बताओ, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है, मतलब जिसकी चार्ज ज्यादा है तो उसका करंट क्या है, ज्यादा है।
चार्ज मतलब क्या रहता है, Q इज इक्वल टू क्या रहता है, N इंटू ई, पता है N क्या है, देखो N मतलब कितने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E मतलब क्या रहता है बताओ, चार्ज ऑन दैट इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑन दैट इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर है। तो N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E मतलब क्या रहता है, चार्ज ऑन दैट इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना है, Q इज इक्वल टू क्या, N इंटू ई। तो हमें देखना है, देखिए जितने ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा करंट। तो देखो करंट की वैल्यू ज्यादा है मतलब चार्ज की वैल्यू ज्यादा है, मतलब मोर इलेक्ट्रॉन से, क्या है, देखो मोर इलेक्ट्रॉन से। अभी यहाँ पे क्या है बताओ, लेस इलेक्ट्रॉन से, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितना है बताइए, 0 है। मुझे तो करंट कब फ्लो होता, करंट कब फ्लो होता, करंट फ्लो होता जब इलेक्ट्रॉन्स फ्री होता, मतलब द फ्री इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, फ्री इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, देयर इज कॉल्ड एज करंट, देयर इज कॉल्ड एज करंट। बताता हूं पे टेंशन। मुझे तो सोडियम, आप सोडियम का क्या लिखते हो बताओ, 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है बताओ, 281। केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना 281। देखो ये जो लास्ट में जो रहता है उसे बोला जाता है वैलेंस शेल्स इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोला जाता है, वैलेंस शेल्स इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ये प्लस रहता है, देखो फर्स्ट कितने हैं 2, बाद में कितना है 8, और लास्ट में कितना है बताइए 1। तो यहाँ पे मैं शो करता हूँ, देखो यहाँ पे फर्स्ट कितना है 2 है, यहाँ पे लास्ट यहाँ पे कितना है बताओ 8 है, यहाँ पे 8 बता रहा हूँ, और लास्ट में कितना है बताओ 1 है। मुझे बताओ ये एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स है। तो मुझे बताओ ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव पॉजिटिव में क्या रहता है बताओ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज क्या रहता है बताओ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इन दोनों में क्या होगा बताओ, अट्रैक्शन। नेगेटिव पॉजिटिव में क्या रहता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेगेटिव पॉजिटिव में क्या रहता है बताओ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे डिस्टेंस की बात करेंगे r1, यहाँ पे डिस्टेंस की बात करेंगे r2, यहाँ पे डिस्टेंस की बात करेंगे r3। आपको पता है फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। क्या है बताओ, कूलम्ब्स लॉ है। क्या है, कूलम्ब्स लॉ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैं आपको बताऊंगा, अभी के लिए याद रखो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। मुझे बताओ इसका डिस्टेंस कम है, मतलब यहाँ पे फोर्स ज्यादा है, इसके बाद ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है तो यहाँ पे फोर्स ज्यादा है, ये डिस्टेंस देखो बहुत ज्यादा है, ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो फोर्स क्या रहेगा, बहुत कम रहेगा। मतलब मुझे बताओ मैं किसको तोड़ सकता हूँ, मैं लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स को तोड़ सकता हूँ। इसी वजह से उसको बोला जाता है बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। तो मुझे बताओ मैं क्या कर दूंगा, एक टेम्परेचर दे दूंगा, नॉर्मल टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस या जो भी टेम्परेचर दीजिए, इससे क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। तो ये जो ब्रेक हो गया, ब्रेक होने के बाद ये ऐसे उड़ते 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 मतलब क्या है बताओ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गया। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज ऑलवेज सपोर्ट करंट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज सपोर्ट करंट। ये हम सेमीकंडक्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए याद रहा सर ये क्यों टूटा, इन दोनों में कौन सा बॉन्ड रहता है, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत टफ है ना, इसी वजह से क्या दिया जाता है बताओ, टेम्परेचर दिया जाता। टेम्परेचर पे ये टूट जाएगा, टूटेगा तो क्या फ्री हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन सपोर्ट करें। तो हमें सबसे पहले वार कहां पे करना पड़ेगा, लास्ट में, दैट इज आउटर मोस्ट शेल्स इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे ब्रेक करने के लिए क्या है, टेम्परेचर की वैल्यू दे दो, टेम्परेचर की वजह से कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन, दैट्स फ्री इलेक्ट्रॉन सपोर्ट्स दैट। तो कंडक्टर मतलब क्या बता देना बताओ, मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सेमीकंडक्टर मतलब लेस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इंसुलेटर मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू 0 है भाई, करंट वैल्यू। देखो यहाँ पे करंट मिनिमम बताया है, करंट मिनिमम कितना रहेगा ध्यान देना, सेमीकंडक्टर में मिली एम्पियर में तो माइक्रो एम्पियर, कंडक्टर में करंट किसमें रहता है एम्पियर में, और इंसुलेटर में करंट तो हमेशा कितना रहता है 0। मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूं सर, मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूं। तो यहाँ पे कंडक्टर करंट मैक्सिमम, मोर इलेक्ट्रॉन दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स और दैट इज इन एम्पियर। सेमीकंडक्टर करंट मिनिमम रहता है, लेस इलेक्ट्रॉन्स रहता है, मिली एम्पियर नहीं तो माइक्रो एम्पियर में रहता है। इंसुलेटर करंट 0 रहता है क्योंकि वहां पे चार्ज नहीं रहता, मतलब इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहता है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहता है मतलब करंट 0 रहता है। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसा होता है मैंने आपको एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन से समझा दिया। तो यहां तक समझ में आ रहा है, यहां तक समझ में आ रहा है, तो ये सब कुछ चीजें हो रही है। देन नेक्स्ट पढ़ेंगे, तो ये हो जाने के बाद नेक्स्ट ध्यान देना,
ये करंट देखो, करंट इज नथिंग बट क्या है बताओ, इट इज अ फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ चार्ज। ये देखो करंट कहाँ पे, जैसे हमने कंडक्टर बता दिया, देखो मान लो एक वायर है, देखो एक वायर है, ऐसे एक वायर है, यहाँ से देखो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो हो रहे हैं, तो करंट कैसे फ्लो होंगे, एग्जैक्टली अपोजिट में, मतलब करंट की डायरेक्शन हो गया। करंट कहाँ पे जनरेट करते हैं आपको पता है, करंट आपने पढ़ा था ना इलेक्ट्रोलिटिक सेल, डेस्क में भी पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आता है। आप दो इलेक्ट्रोड लेते हो, ये फर्स्ट इलेक्ट्रोड लेते हो और यहाँ पे क्या लिखते हो बताओ, सेकंड इलेक्ट्रोड लेते हो, यहाँ पे बताते हो एनोड, यहाँ पे बताते हो कैथोड, तो पॉजिटिव आयंस इधर जाता है, क्लियर है, नेगेटिव आयंस इधर आता है। तो मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहा है तो करंट किधर जाता है बताओ, इधर। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हो तो करंट जनरेट होता है बिकॉज ऑफ द आयंस। आप वहां पे पढ़ते हो ऑक्सीडेशन रिएक्शन एज रिडक्शन रिएक्शन, टोटल मिलके क्या बनता है, रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे भी करंट जनरेट होता है, किसमें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी करंट जनरेट होता है, सेमीकंडक्टर में जनरेट होता है। सेमीकंडक्टर में कुछ नहीं, सेमीकंडक्टर में क्या होता है, देखो यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव इधर होते हैं, पॉजिटिव को बोला जाता है होल, और नेगेटिव नेगेटिव इधर फ्लो होते हैं, उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में क्या बता देना, करंट। तो ये होता है किसमें, सेमीकंडक्टर में होता है, क्लियर। बाद में हम रिप्रेजेंटेशंस करते हो, आप डिस्चार्ज ट्यूब पढ़ते हो, डिस्चार्ज ट्यूब में यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड बोला जाता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड बोला जाता है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, तो पॉजिटिव इधर जाएगा, नेगेटिव मतलब नेगेटिव इधर जाएगा, नेगेटिव के अपोजिट में क्या रहता है, करंट। तो बहुत सारे इसमें करंट जनरेट होता है, सेमीकंडक्टर में, कंडक्टर में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, बहुत जगह स्टोर होता है, क्लियर। तो देखो करंट डिटरमाइन होता है, डिटरमाइन होता है कि करंट मिली एम्पीयर है, करंट 0 है या करंट एम्पीयर है, उसी हिसाब से हम रेटिंग बता दे, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एज वेल एज इंसुलेटर। यहां तक सबको समझ में आया, क्लियर है सबको? तो यहां तक सबको क्लियर है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट हम रिप्रेजेंटेशंस करेंगे। यहाँ पे ये हो जाने के बाद एक टर्म आता है, उसको बोला जाता है करंट डेंसिटी। ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है सर, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी रिप्रेजेंटेड बाय J, रिप्रेजेंटेड बाय J। करंट डेंसिटी के बारे में सोचो, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट डिवाइडेड बाय एरिया, या करंट डिवाइडेड बाय एरिया को आप सरफेस की रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। हर एक टेक्निकल मीनिंग बताएंगे सर। देखो कितना करंट फ्लो हो रहा है कितने एरिया में, मतलब यहाँ पे एरिया की बात करें तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, उसे हम बोला जाता है क्या, करंट डेंसिटी बोला जाता है। अभी देखो समझते करंट डेंसिटी। देखो यहाँ पे मैंने एक कंडक्टर लिया, यहाँ पे एक कंडक्टर लिया, क्लियर है। यहाँ से मैं क्या फ्लो कर रहा हूँ बताओ, करंट फ्लो कर रहा हूँ। ये करंट इतने एरिया में, ये करंट इतने एरिया में मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना करंट फ्लो हुआ, उसी को हम बोला जाता है करंट डेंसिटी। मतलब ये मान लो ये 1 मीटर स्क्वायर एरिया है, उसमें से कितने करंट फ्लो हुआ, उसी को क्या बोलेंगे, करंट डेंसिटी। एक बात बताना है, current density and area must be in what, same direction। ये याद रखना, current density and area must be in same direction। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेशंस करेंगे हम, यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे कौन सा प्रोडक्ट सर, डॉट प्रोडक्ट। कौन सा रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट। देखो मान लो यहाँ पे अगर मैंने एरिया ऐसे बना दिया, देखो इस टाइप से मैं एरिया बना रहा हूँ, देखो इस टाइप से मैंने एरिया बना दिया और मैं करंट इस तरह भेज रहा हूँ, करंट इस तरह भेज रहा हूँ। देखो इसका एरिया देखो ऐसा है ना, तो इसका एरिया ऐसे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल। देखो ये पे एरिया ऐसे है, यहाँ पे एरिया ऐसे मतलब इस पे परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल, परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल। देखो बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, और नॉर्मल मतलब ही एरिया। देखो इसका स्ट्रक्चर ऐसे 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 परपेंडिकुलर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा मतलब इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, उसी को रिप्रेजेंट करेंगे डेल ऑफ एस, या इसी को एरिया मान सकते हो एस। तो करंट ने एरिया के साथ कितना एंगल बनाया, थीटा, तो डेल ऑफ एस के साथ थीटा, तो ये बन जाएगा कितना बन जाएगा बताओ, एस कॉस थीटा या डेल ऑफ एस कॉस थीटा। अभी देखो बोथ आर इन सेम डायरेक्शन आ रहे, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन आ रहे, तो करंट का यहाँ पे फॉर्मूला, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या मिलेगा, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला मिलेगा करंट डिवाइडेड बाय एरिया, क्या बन चुका बताओ, एस कॉस थीटा। क्या बन चुका, s cos थीटा। तो करंट I इज इक्वल टू J इंटू S इंटू cos थीटा। यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट, तो J डॉट S। तो करंट I इज इक्वल टू J डॉट S। अभी बात करेंगे वेरी स्मॉल करंट, तो वेरी स्मॉल करंट, तो वेरी स्मॉल करंट इज इक्वल टू वेरी स्मॉल एरिया। मतलब वेरी स्मॉल एरिया में, वेरी स्मॉल एरिया में कितना स्मॉल करंट फ्लो हो रहा है,
तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कर लेंगे, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल, तो करंट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ J इनटू ds। मतलब यहाँ पे इंटीग्रेशन मतलब क्या रहता है, एरिया अंडर द करंट डेंसिटी एंड सरफेस इज नथिंग बट योर करंट। तो हमें कुछ याद रहना नहीं है, एक फॉर्मूला याद रखना है, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट डिवाइडेड बाय एरिया, और करंट एंड एरिया मस्ट बी इन सेम डायरेक्शन। तो इसका एरिया इधर जा रहा था, तो डेल ऑफ एस के साथ थीटा, डेल ऑफ एस या s cos थीटा, तो j इज इक्वल टू i डिवाइडेड बाय s cos थीटा, तो i इज इक्वल टू j इनटू s cos थीटा। कौन सा प्रोडक्ट है, cos थीटा मतलब कौन सा है, डॉट प्रोडक्ट, तो ये हुआ j डॉट s। वेरी स्मॉल करंट फ्लो किया वेरी स्मॉल एरिया में, तो di ds लिखा, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल, तो करंट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, j डॉट ds। यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाने के बाद, करंट डेंसिटी हो जाने के बाद, हम एक और एक टर्म पढ़ते हैं जिसको कहा जाता है ड्रिफ्ट। ध्यान देना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोला जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अभी देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कांसेप्ट समझते हैं सब लोग, ध्यान में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो मान लो यहाँ पे एक कंडक्टर है, यहाँ पे ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर मैंने रिप्रेजेंटेशन किया, और इस कंडक्टर में मैंने यहाँ पे लगाया पॉजिटिव और यहाँ पे लगाया निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव मैंने लगा दिया। तो मुझे बताओ, पॉजिटिव निगेटिव वोल्टेज लगा दिया मतलब मैंने E लगा दिया, वोल्टेज और E एक ही टर्म है क्या, नहीं है। अभी एक बात बताता हूं, अगर मैंने प्लस क्यू चार्ज पे, देखो अगर मैंने प्लस क्यू चार्ज पे, अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पास किया, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड पास किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पास किया तो प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स लगता है, तो फोर्स लगता है, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या लगता है, फोर्स इज इक्वल टू लगता है Q इंटू E, कुछ किताब E इंटू E बोलता है। मतलब ये चार्ज मूव होने लगेगा बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस पे फोर्स लगेगा, फोर्स लगने के कारण ये चार्ज धीरे 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 आगे बढ़ने लगेगा। लेकिन वही अगर माइनस क्यू चार्ज होता, माइनस क्यू चार्ज को अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया होता, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया होता, तो ये कैसे जाता बताओ, पीछे जाता, पीछे फोर्स लगता है, क्या लगता बताओ, Q इंटू E या E इंटू E। तो एक बार याद रखना, प्लस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा तो फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी इन सेम डायरेक्शन, और माइनस चार्ज है तो फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी इन द अपोजिट डायरेक्शन, मस्ट बी इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो अभी देखो ये वोल्टेज लगाने से पहले बात करेंगे, वोल्टेज लगाने से पहले, मैं बाद में वोल्टेज लगाता हूं। वोल्टेज लगाने से पहले मान लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे क्या है बताओ, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, या कुछ किताब इसी को देखो, इस कुछ किताब इसी को आयंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयंस, आयंस बोला जाता है, आयंस बोलते हैं। जैसे मैंने वोल्टेज लगा दिया, जैसे मैंने वोल्टेज लगा दिया, मान लो यहाँ पे प्लस माइनस वोल्टेज भी लगा दिया, तो पॉजिटिव इधर आ जाएंगे और नेगेटिव इधर आ जाएंगे। क्लियर, ऐसे हो सकता है। नहीं तो क्या होता है, जैसे इसमें वोल्टेज लगाओ या नहीं तो क्या रिप्रेजेंट करो बताओ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पास करो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पास करेंगे तो ये निगेटिव जो है इस पे फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, Q इंटू E, तो ये जो है इस तरफ जाने लगेंगे, तो ये जो है इस तरफ जाने लगेंगे, देखो ध्यान देना, इस तरफ जाने लगेंगे, क्योंकि इस पे फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है बताओ, Q इंटू E लग रहा है, Q इंटू E। मतलब देखो इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं, वन मूव हो रहे, देखो मूव हो रहे, मतलब फोर्स लगा रहे, फोर्स लगा रहे, फोर्स लगा रहे। क्लियर, तो ये इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हो, नहीं तो यहाँ पे आयंस भी रहते हैं। देखो आयंस एज वेल एज क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में लगा दिया मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स कैसे लगने लगा, पीछे, पीछे कितना लगने लगे बताओ, Q इंटू E लगने लगा। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ध्यान से, पहले तो वैसे के वैसे थे, कुछ भी बैटरी नहीं लगाया है और कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया, तो इलेक्ट्रॉन्स पहले ऐसे थे, मतलब रेस्ट पे थे, मतलब कहाँ पे थे, रेस्ट पे थे। जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव होने लगे, तो क्या उसको वेलोसिटी नहीं रहेगा क्या, तो वेलोसिटी रहेगा तो उसको एक्सेलरेशन नहीं रहेगा क्या, तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या रहता है, u प्लस at। देखो फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन a टाइम t, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना हुआ, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना हुआ, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ये भी आप लिख सकते हो v इज इक्वल टू at की जगह। नहीं तो देखो और एक बात बताओ, फोर्स कितना लग रहा है, F इज इक्वल टू कितना लग रहा है बताओ, Q इंटू E लग रहा है क्या नहीं लग रहा है,
मुझे तो फोर्स इज इक्वल टू क्या रहता बताओ, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये वैल्यू पुट करो, QE इज इक्वल टू m इनटू a, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना हुआ बताओ, QE डिवाइडेड बाय m। कितना हुआ, QE डिवाइडेड बाय m। देखो देखो यहां से वेलोसिटी निकाल सकते हो, फाइनल वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम, तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करो, कितना बताओ, QE डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय t। और इस वेलोसिटी को बोला जाता है कौन सा वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वेलोसिटी पकड़ा गया मतलब क्या किया, पहले जो थे आयंस एज वेल एज इलेक्ट्रॉन्स उसमें थे, तो वो रेस्ट में थे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पास किया वैसे फोर्स लगा, कैसे अपोजिट में लगा, इस फोर्स के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरफ मूव होने लगा, तो मुझे बताओ वो वेलोसिटी पकड़ा, तो v इज इक्वल टू u प्लस at, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो वो एक्सेलरेशन निकाला। हमको पता है फोर्स कितना लगने वाला है, फोर्स कितना लगने वाला है बताओ, q इनटू e, तो फोर्स से एक्सेलरेशन निकाला, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकाला। सर यहाँ पे मुझे एक टर्म बताइए, एक टर्म बताए, इसी को रिलैक्सेशन टाइम बोल। रिलैक्सेशन टाइम क्या है, कुछ किताब लिखते हैं रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम को टॉ रिप्रेजेंट करते हैं। देखो अगर मैं बात करता हूं, ये अगर आयन से, मान लो ये आयन से, ये आयन से, हमारा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है, जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, पता है ना मेटल में बहुत सारे आयंस रहते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, पता है। तो देखो ये जो आयंस है, जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में लगा दिया, ये इधर मूव हुआ, मतलब कोलिजन हुआ, कोलिजन होने के बाद और यहाँ पे आ गया, इसके बाद ये इधर जाने लगा, इधर कोलिजन हुआ। मुझे बताओ कितने कोलिजन हुआ, ये फर्स्ट कोलिजन हुआ और ये सेकंड कोलिजन हुआ। क्लियर है, फर्स्ट और सेकंड कोलिजन में उसने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसने जिसने डिस्टेंस ट्रैवल किया उसी को बोला जाता है मीन फ्री पाथ। क्या बोला जाता है, और मीन फ्री पाथ रिप्रेजेंटेशंस करते हैं कैमरा से। और टू कोलिजन के बाद जितना टाइम लगा उसे बोला जाता है रिलैक्सेशन टाइम। तो कभी कभी इस टी को वेलोसिटी ड्रिफ्ट इज इक्वल टू क्या, QE डिवाइडेड बाय m मल्टीप्लाई बाय टॉ भी रिप्रेजेंटेशंस करते हैं, ये आप याद रखना। तो बोलो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला QE डिवाइडेड बाय m मल्टीप्लाई बाय टॉ। अभी इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, तो दैट इज सपोज द करंट। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ में आया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन as well as it is directly proportional to time, as well as it is directly proportional to time। तो सबको क्लियर है सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कांसेप्ट, तो याद रखना, जस्ट फार्मूला याद रखना, आपका काम हो जाएगा। तो इसी को मैं आगे बढ़ाता हूं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होने के बाद हम एक टर्म पढ़ते हैं, ध्यान देना, हम पढ़ते हैं करंट डेंसिटी, ध्यान देना, हम रिप्रेजेंट करते हैं करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर है, ये दोनों में टर्म हम रिप्रेजेंटेशन सभी करेंगे, सब लोग ध्यान देना, बहुत अच्छे से याद करना। मान लो ये कंडक्टर है, देखो ये कंडक्टर है, यहाँ पे कंडक्टर है, क्लियर, कंडक्टर रिप्रेजेंट किया। मुझे बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना रहेगा। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन, मान लो ये इलेक्ट्रॉन 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 है, इलेक्ट्रॉन से ये मान लो पी है, ये क्यू है, मतलब ये क्यू से पी तक होगा बिकॉज ऑफ द व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड या बिकॉज ऑफ द वोल्टेज, दोनों भी बात कर सकते हो। क्लियर, नहीं तो मैंने यहाँ पे वोल्टेज लगा दिया, तो यहाँ पे वोल्टेज लगा दिया, पिछली बार प्लस और यहाँ पे क्या लगा दिया बताओ, माइनस। क्लियर, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाता बताओ, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड में जाता है। तो देखो सर यहां से लेके यहाँ तक, मतलब Q से लेके P तक, Q से लेके P तक आपके पास वेलोसिटी है, कौन सी वेलोसिटी है बताओ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। आपको फॉर्मूला पता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और टाइम कितना लगा बताओ, t लगा, उसी को आप tv रिप्रेजेंट कर सकते हो या रिलैक्सेशन टाइम, तो vd इनटू टॉ रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। तो देखो यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना बताओ, vd इनटू कितना बताओ टॉ, या vd इनटू t, जो लगाना चाहते हो वो आप लगा सकते हो। क्लियर, vd इनटू टॉ नहीं तो क्या लिख सकते हो बताओ, vd इनटू क्या लिख सकते हो। आप मुझे बताओ ये एरिया सेम है, ये एरिया ए है तो ये भी एरिया ए है, मतलब जो वायर बना हुआ है, देखो ये वायर बना हुआ है, इसका एरिया अगर ए है तो इसका एरिया ए है, मतलब यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं यार, सेम साइज का, मतलब यहाँ पे एरिया है तो यहाँ पे भी एरिया है। तो मुझे बताओ कितने एरिया में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो है, कितने डिस्टेंस में Vd into T में, तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हो, कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू लिख सकते हो, बताइए कितना, A इंटू कितना Vd इंटू T, A इंटू Vd इंटू T।
तो ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हमको क्या करना पड़ेगा, n से क्या करना पड़ेगा बताओ, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते नहीं है इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, मतलब उतने एरिया इनटू डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय n इज नथिंग बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन दैट एरिया। समझ में आ रहा है? अभी देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है तो आपको चार्ज पता होगा। चार्ज का फॉर्मूला क्या है बताओ, चार्ज का फॉर्मूला क्या है बताओ, n into e, Q is equal to n into e। तो यहाँ पे देखिए आप फॉर्मूले में पुट करो या आप रिप्रेजेंटेशन करो, जैसे चाहो वैसे करो। तो हमने देखिए कि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू कितने रहती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय Q is equal to n into e बता दिया, तो यहाँ पे आप चार्ज इजीली बता सकते हो। तो देखो ये n क्या है बताओ, n क्या है बताओ, n है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बताइए, n a v d into t मल्टीप्लाई बाय e, मल्टीप्लाई बाय ये क्या मिल गया बताओ आपको, ये मिल गया आपको चार्ज। अभी देखो यहाँ पे n मतलब e की वैल्यू रिप्रेजेंटेशन करो, करंट I इज इक्वल टू फार्मूला क्या रहता है, q बाय t, तो n a v d into t into e डिवाइडेड बाय t। देखो t और t क्या हुआ बताओ, कैंसिल, तो यहाँ पे बचा क्या बताओ, I इज इक्वल टू n a v d मल्टीप्लाई बाय कितना हुआ, मुझे तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, करंट डिवाइडेड बाय एरिया। करंट क्या है, n a v d into e डिवाइडेड बाय a और a कैंसिल, तो करंट डेंसिटी इज इक्वल टू n v d into e मिला। आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पिछले फॉर्मूले में निकाला, कितना निकाला बताओ, e डिवाइडेड बाय m मल्टीप्लाई बाय कितना रिप्रेजेंटेशंस किया था, t रिप्रेजेंटेशंस किया था। ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू देखो n into e into कैपिटल E डिवाइडेड बाय m मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, t ले मल्टीप्लाई बाय e। मुझे बताओ e into e स्क्वायर, तो j इज इक्वल टू n e स्क्वायर, देखो n e स्क्वायर t डिवाइडेड बाय m मल्टीप्लाई बाय कितना e। तो जहां पे करंट डेंसिटी इज इक्वल टू एक फॉर्मूला है कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या है कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको कंपैरिजन करो तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू n स्क्वायर t डिवाइडेड बाय कितना m। तो ठीक है, कभी-कभी यहाँ पे टॉ भी लिखते हैं, तो यहाँ पे कंडक्टिविटी आपको पता है रेजिस्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ 1 अपॉन कंडक्टिविटी, याद रखना रेजिस्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ 1 अपॉन कंडक्टिविटी, तो रो इज इक्वल टू 1 अपॉन n स्क्वायर टॉ डिवाइडेड बाय m, तो m ऊपर चला गया m डिवाइडेड बाय n स्क्वायर टॉ। तो याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, सब फॉर्मूले आपको पता है। मैंने कहा था चार्ज आएगा तो करंट आएगा, तो करंट डेंसिटी आएगा तो कंडक्टिविटी आएगा और रेजिस्टिविटी भी आएगा, क्लियर है? तो ये रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक लिए आपको रेजिस्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, रेजिस्टिविटी इज डिपेंड अपॉन द मास, रेजिस्टिविटी इज डिपेंड अपॉन द मास, याद रखना रेजिस्टिविटी इज डिपेंड अपॉन द मास, ठीक है? तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला याद रखेंगे और आपको इंडक्टिविटी का फॉर्मूला याद रखेंगे। सबको समझ में आया? तो हमने अभी तक पढ़ा करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बारे में। तो अभी नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे रिलेशन, देखते हैं उसमें क्या होता है। देखो करंट I इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखा था NEA V ऑफ T, तो मुझे बता यहाँ पे देखो कैसे लिखता हूं, ध्यान देना VD इज इक्वल टू क्या, करंट I डिवाइडेड बाय NEA। मुझे बताओ मैंने कहा था आपको करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट डिवाइडेड बाय एरिया कहा था, तो मुझे बताओ करंट I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, J into A। ये वाला पुट करो तो J into A डिवाइडेड बाय NEA, A और A क्या हुआ कैंसिल, तो कितना मिला G डिवाइडेड बाय कितना हुआ NE। और मैंने करंट डेंसिटी इज इक्वल टू पढ़ा था आपको कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था कि नहीं? तो यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ करेंगे कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय n इनटू e। कंडक्टिविटी क्या रहता है बताओ, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, तो रो n इनटू e। और एक बार बता दो, ध्यान देना, और एक बार बता दो, ये कंडक्टर था, देखो ध्यान देना, एक कंडक्टर था, यहाँ पे मैंने यहाँ पे बैटरी लगा था, क्या लगा था, पॉजिटिव एज वेल एज क्या रिप्रेजेंट किया था बताओ, नेगेटिव। तो ये वोल्टेज भी, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव, ये भी वोल्टेज V भी रहता है। अभी मुझे बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक अगर डिस्टेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गया था कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड रखा था कि नहीं रखा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेज और डिस्टेंस में क्या रिलेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वोल्टेज बाय डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वोल्टेज बाय डिस्टेंस, अरे वही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस n into e। क्लियर? मल्टीप्लाई बाय क्या बताओ, मल्टीप्लाई बाय। तो आप देखो कैसे कैसे बहुत सारे फॉर्मूले जैसे बना सकते हो। v वेलोसिटी नहीं, v क्या है बताओ, वोल्टेज है, v क्या है, वोल्टेज है, जैसे चाहो वैसे आप रिलेशन बना सकते हो, बहुत सारे फॉर्मूले मिलते हैं। अभी देखो और एक बता दो, और एक फॉर्मूला बता दो, ये हो गया, ये हो गया। देखो J इज इक्वल टू क्या है बताओ, कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने आपको कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कहा था, रेसिप्रोकल ऑफ क्या कहा था बताओ, रेजिस्टिविटी, तो E डिवाइडेड बाय रो V, ये फॉर्मूला आपको बनता है, रो V फॉर्मूला बनता है। यहां तक आपको सबको याद रखना है। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल क्या लिखा, देखो करंट I डिवाइडेड बाय NEA। मुझे बताओ तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया।
तो मुझे बताओ एक वायर जो रहता है, एक वायर देखो ये वायर है, आपने वायर देखा होगा सर्कुलर में रहता है कि नहीं, सर्कुलर में रहता है, सर्कुलर में रहता है मतलब उसको रेडियस रहता है। मतलब अगर ये वायर मैंने कहा, ये अगर वायर अगर कहा तो इसको रेडियस r रहेगा, तो इसका एरिया क्या रहेगा बताओ पाई r स्क्वायर। तो इट इज डायरेक्ट एरिया क्या रहेगा बताओ पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे एक रिलेशन मिला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो यहाँ पे ये भी रिलेशन मिलता है, क्या बताओ vd2 डिवाइडेड बाय vd1 इज इक्वल टू बताओ r1/r2 का क्या आ जाएगा बताओ होल स्क्वायर। तो दो वायर दिया तो आपको याद रखना है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। देखो ये एक वायर बनाया और यहाँ पे मैंने एक वायर बनाया, तो देखो इसका एरिया a1 है, इसका एरिया a2 है। किसका एरिया ज्यादा है? इसका एरिया ज्यादा है। इसका एरिया ज्यादा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम, और इसका एरिया कम तो इधर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा। मतलब इधर वेलोसिटी क्या रहेगा मान लो vd1, तो इधर वेलोसिटी रहेगा vd2। मतलब vd1 इज ग्रेटर देन क्या रहेगा vd2। मतलब यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो ज्यादा स्पीड से जाएंगे, और यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे कम से, क्योंकि वो एरिया पे डिपेंड करता है। देख सकते हो एरिया बहुत कम है तो क्राउड बहुत ज्यादा होता है। जैसे हम बात करें तो वाटर अगर फ्लो होता है, एक ट्यूब अगर छोटा है, एक ट्यूब अगर बड़ा है, तो छोटे ट्यूब से स्पीड क्या रहता है ज्यादा रहता है, और बड़े ट्यूब से स्पीड क्या रहता है कम रहता है। तो उसी वजह से ये क्या फ्लो हो रहा है, ये चार्ज फ्लो हो रहा है। तो चार्ज फ्लो हो रहा है तो आपको समझ में आ रहा है। तो ये रिलेशन याद रखना, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है। क्लियर है? तो इसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। देखो इसी को आगे बढ़ाता हूँ, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, यहाँ तक सबको क्लियर है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है बताओ एरिया है। तो ये आप रिलेशन कर सकते हो जैसे चाहो वैसे। देखो फॉर्मूले मैंने बना के छोड़ा है। नेक्स्ट बताएंगे, देखो नेक्स्ट केस में हम रिप्रेजेंटेशंस करेंगे। नेक्स्ट केस में बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टर्म्स रिप्रेजेंट करेंगे आप सब लोग, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आप सब लोग पढ़ते हैं। देखो ओम्स लॉ एक्चुअली क्या है मैंने आपको पढ़ाया था। ओम्स लॉ मतलब एक कंडक्टर बनाते हैं, आपको मैंने पढ़ा था। एक अभी कंडक्टर बनाना है, क्लियर है? कंडक्टर को क्या जोड़ देना है बताओ, प्लस माइनस जोड़ देना है, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ये वोल्टेज भी, ये भी प्लस माइनस, ये भी वोल्टेज भी, और यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस क्या रहता है, जो भी लेंथ मानो। एल मतलब क्या रहता है, एल मतलब क्या रहता है बताओ, लेंथ ऑफ कंडक्टर। मतलब एक कंडक्टर का लेंथ कितना है, मतलब मान लो मैंने ये इतना सा वायर ले लिया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ कितना है, एल है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ कितना है, एल है। और करंट फ्लो होने के लिए क्या लगाना पड़ता, बैटरी लगाना पड़ता। और करंट कैसे फ्लो होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो करंट ऐसे ऐसे जाएगा, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स डेफिनेटली इस डायरेक्शन में मूव होने लगेंगे, बिकॉज ऑफ द व्हाट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहेगा। तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी इन अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को पीछे एक फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को पीछे एक फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है बताओ, Q into E लग रहा है। तो उसने बताया, अभी हमने पढ़ा था एक रिलेशन याद है, J इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। मुझे बताओ करंट कैसे, इसकी क्या आता है, करंट डिवाइडेड बाय एरिया, और कंडक्टिविटी क्या रहता है 1 रेजिस्टिविटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है बताओ, वोल्टेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, वोल्टेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, लेकिन डिस्टेंस L है तो यहाँ पे L, तो V इज इक्वल टू क्या हो गया बताओ, रो L बाय A मल्टीप्लाई बाय करंट। इसको ओम्स लॉ से कंपेयर करो, V इज इक्वल टू I इनटू R। तो आप देखो आपको रेजिस्टेंस का नया फॉर्मूला मिल गया। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या मिल गया बताओ, रो L डिवाइडेड बाय A। सर ये रेजिस्टेंस क्या है, देखो रेजिस्टेंस क्या है, इट इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ, ध्यान देना, इट इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ क्या है बताओ, ऑब्जेक्ट है। और ये रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ क्या है बताओ, सब्सटेंस। जो सब्सटेंस यूज करते हो, एल्यूमिनियम रिप्रेजेंट करो, कॉपर यूज करो, वो सब्सटेंस, और उसमें जो ऑब्जेक्ट बनता है, पूरा ऑब्जेक्ट बनता है, उसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को कभी कभी क्या बोला जाता है बताओ, एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाता है, क्योंकि ओम्स ने बताया V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट I, तो उसी को इक्वल करना था, तो उसने R को क्या बताया, कांस्टेंट, बाद में उसको नाम दिया रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला मिल गया आपको, देखो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I मतलब क्या, इट इज अ स्ट्रेट लाइन दैट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये वोल्टेज है, करंट है, क्योंकि ये पता है ना V देखो V इज इक्वल टू I टू R, तो Y इज इक्वल टू क्या रहता है बताओ, M इनटू X। तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन दैट, देखो Y मतलब वोल्टेज बता रहा है, X मतलब करंट बता रहा है, यहाँ पे M मतलब स्लोप बता रहा है। M क्या रहता है, M क्या रहता है बताओ, स्लोप रहता है कि नहीं रहता, स्लोप मतलब क्या रहता है, tan थीटा, tan थीटा मतलब क्या रहता है, चेंज इन Y बाय चेंज इन X। तो tan थीटा इज Y क्या है, वोल्टेज, X क्या है, करंट, तो V डिवाइडेड बाय I, और वोल्टेज बाय करंट, रेजिस्टेंस। इसी वजह से रेजिस्टेंस को बोला जाता है tan थीटा, दैट इज नथिंग बट द स्लोप। और ये हमेशा वैल्यू क्या रहती है, ये हमेशा वैल्यू क्या रहती है सर, कांस्टेंट रहती है।
क्या रहती है, कांस्टेंट। तो समझ में आ रहा है सबको, सबको क्लियर है? तो यहाँ तक सबको समझ में आया, क्लियर है? तो चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला याद रखना, R इज इक्वल टू रो L बाय A। देखो फॉर्मूला याद रखना, R इज इक्वल टू रो L बाय A। ये फॉर्मूला आपको पता है, देखो R इज इक्वल टू रो L बाय A। देखो मैं क्या करने वाला हूँ, R इज इक्वल टू रो L बाय A मल्टीप्लाई बाय L बाय L, L इंटू L, L इंटू L, L स्क्वायर, और एरिया इंटू डिस्टेंस, दैट इज नथिंग बट वॉल्यूम, दैट इज नथिंग बट वॉल्यूम। ये भी रिलेशन मिला। तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर मिला। तो आपका रिलेशन पूछता है R2 बाय R1 इज इक्वल टू L2 बाय L1 का होल स्क्वायर। अगर दो कंडक्टर हो तो ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देना। उसी तरह से ये इक्वेशन देखो, इसको और करता हूं मैं यहाँ पे। R इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बताओ, रो L बाय A। अभी एरिया से मल्टीप्लाई करूंगा। देखो L इंटू A क्या रहता है, वॉल्यूम, तो V, और डिवाइडेड बाय A क्या रहता है, एरिया स्क्वायर। तो देखो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया स्क्वायर। तो आप ऐसे लिख सकते हो R2 बाय R1 इज इक्वल टू बताओ A1 बाय A2 का होल स्क्वायर, क्योंकि रेसिप्रोकल में है। और मैंने कहा था एक वायर है, वायर सर्कुलर जैसे रहता है, तो एरिया क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो बताओ, पाई R स्क्वायर। देखो पाई और पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, इधर आ जाएगा R1 और इधर आ जाएगा R2। तो यहाँ पे आ जाएगा R2 बाय R1 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर, तो R2 स्क्वायर सॉरी R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आप लोग बना लेना है, ये आप लोग बना लेना, आ जाएगा। और अगर डायमीटर दिया, आपको पता है डायमीटर दिया तो रेजिस्टेंस क्या रहता है बताओ, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। कभी-कभी उस वायर का क्या दिया जाता है बताओ, रेजिस्टेंस, और कभी-कभी डायमीटर। तो देखो ना क्या दिया है क्या नहीं, उस हिसाब से आप कैलकुलेशंस करना। क्लियर है सबको, सबको क्लियर है, सबको क्लियर है सर? देखो यहाँ पे और बात करेंगे, यहाँ पे और बात करेंगे। देखो रिलेशन आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे आगे बढ़ के मैं यहाँ पे समझाता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना सर। देखो तो R इज इक्वल टू जो फॉर्मूला मिला आपको रो L बाय A, देखो R इज इक्वल टू रो L बाय A, तो रो इज इक्वल टू कितना होगा बताओ, R A बाय L। देखो अगर उसने कहा कि रेजिस्टेंस और लेंथ अगर कांस्टेंट है, तो यहाँ पे डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो यहाँ पे ρ2 डिवाइडेड बाय ρ1 इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या ऐसे भी लिख सकते हो ना, R2 बाय R1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, R2 बाय R1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, रूट ऑफ क्या मिलेगा, ρ2 डिवाइडेड बाय ρ1। तो बहुत सारे अप्रोच आते हैं, आप कैसे अप्रोच करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड। और देखो और खेलता हूं, देखो बहुत सारे खेलता हूं मैं, हर बार कंप्यूटर के हर एक प्रॉब्लम बता देता हूं। कोई भी कांसेप्ट देखो, आप कौन सा भी किताब देखो, आपको ये जरूर मिलेगा यार। तो मैं एक ही इसमें सब कुछ पढ़ा दूंगा। अभी देखो और एक बात करेंगे, देखो यहाँ पे ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना। मुझे बताओ डेंसिटी इज इक्वल क्या रहता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल क्या रहता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। आपका फार्मूला क्या है, R इज इक्वल टू रो L बाय A। क्लियर, R इज इक्वल टू रो L बाय A। क्लियर, मैं यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करूंगा, डिस्टेंस, और डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो एरिया इनटू डिस्टेंस क्या बन जाएगा, वॉल्यूम। समझ में आ रहा है? तो R इज इक्वल टू रो L स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। यहाँ पे वॉल्यूम की जगह क्या लिख सकता हूँ, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। देखो वॉल्यूम की जगह मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी, तो पुट करो रो L स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी को अलग से रिप्रेजेंट करो। डेंसिटी को यहाँ पे रो बताओ, ऐसे सिग्मा बताओ, डेंसिटी को सिग्मा, क्योंकि ये और ये अलग अलग है ना, ये है रेजिस्टिविटी और ये है डेंसिटी। देखो ये है क्या है, डेंसिटी, और ये क्या है, रेजिस्टिविटी। तो मास डिवाइडेड बाय क्या, रो। तो R इज इक्वल टू कितना हुआ, रो, देखो ये सिग्मा, ये रो, L स्क्वायर डिवाइडेड बाय M। तो आपको ये रिलेशन मिला, देखो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर डिवाइडेड बाय M। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि रिलेशन ऐसे लिखते हैं R1 इज टू R2 इज टू R3 कुछ कितना, तो ये होता है L1 स्क्वायर बाय M1, ये होता है L2 स्क्वायर बाय कितना M2, और ये होता है L3 स्क्वायर बाय कितना होता है M। समझ में आ रहा है? तो यहाँ तक प्रॉब्लम कुछ भी पूछ सकते हैं, और यहाँ से तो अलग नहीं पूछेंगे। ठीक है, समझ में आया सबको? तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक सबको क्लियर है? तो देखो सब लोग फॉर्मूला ध्यान देना अच्छे से, बहुत सारे फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं। तो देखिए नेक्स्ट, तो देखो अभी तक हमने प्रॉब्लम क्या पढ़ा। देखो R इज इक्वल टू रिप्रेजेंट क्या, रो L बाय, ये फॉर्मूला फर्स्ट याद रखना। R मतलब क्या रहता है, R मतलब रहता है रेजिस्टेंस, क्लियर, और रो मतलब क्या रहता है बताओ, रेजिस्टिविटी, क्लियर। और बाद में हमने फॉर्मूला V इज इक्वल टू क्या रहता है बताओ, I इंटू R। तो यहाँ पे करंट I इज इक्वल टू कितना, V बाय, ये हो जाएगा आपका।
और देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एक याद रखना, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ने लगेगा। हर एक चीज हर एक एक्सप्लेन करूंगा इस फॉर्मूले में। देखो मान लो कि ये कंडक्टर है, एक मान लो कि एक कंडक्टर है, ये मैंने एक कंडक्टर ले लिया, कंडक्टर ले लिया। आप मुझे बताओ अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है, देखो इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट करूंगा, इसको अगर मैंने हीट किया, जैसे अगर बात करेंगे कंटेनर लो, वहां पे वाटर दे दो, उसको हीट करो नीचे से, तो मुझे बताओ कुछ समय के बाद आपको वहां पे मोशंस दिखते हैं एटम्स में, मतलब ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ये जैसे ही हीट करेंगे आप, देखो इसको जैसे ही हीट करेंगे आप, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर भागने लगे, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें टकराएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे टकराएंगे, यहाँ पे टकराएंगे, यहाँ पे टकराएंगे, यहाँ पे टकराएंगे, यहाँ पे टकराएंगे। मतलब ये क्या टकरा रहे हैं, टकरा रहे, मतलब ये क्या हो रहा है सर, कोलिजन हो रहा है। क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है। मतलब ये जो वॉल है ना कंडक्टर का, उस पर कोलिजन हो रहा है। मान लो एक रूम वॉल है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन जाके इधर टकराया, बाद में इधर जाके और अदर टकराया, तो ये कोलिजन हो रहा है। कोलिजन किसकी वजह से हो रहा है बताओ, टेम्परेचर की वजह से। और ये जो है मेटल है, एक मेटल मतलब क्या है बताओ, कंडक्टर, मतलब उसको को हम क्या नाम देते बताओ, रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे सही क्या नहीं है, टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो वो मोशन में आ गए, इधर उधर आ गए, मोशन में आ गए, मतलब उसको वेलोसिटी है, कौन सी वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो उसी में क्या है बताओ, रेजिस्टेंस। तो ये तो फॉर्मूला आपको सबको पता है। और मैंने एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लिखा था बताओ, करंट I डिवाइडेड बाय NE इनटू A, करंट I डिवाइडेड बाय NE इनटू A। ये मैंने फॉर्मूला आपको अभी पढ़ा था, क्लियर। और मैंने आपको लास्ट में लिखा था रो इज इक्वल टू, आपको पता है m डिवाइडेड बाय NE स्क्वायर टॉ, रो डिवाइडेड बाय NE स्क्वायर टॉ। मतलब इसकी रेजिस्टिविटी, एल्यूमिनियम होगा तो रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर होगा तो रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, ये अगर जिंक होगा तो रेजिस्टिविटी ऑफ जिंक। अलग अलग हर एक सब्सटेंस अलग अलग चीज से बनता है, आपको पता है। हर एक के सब्सटेंस में अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, कॉपर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अलग रहता है, जिंक का अलग रहता है, तो डिपेंड करता है उसकी रेजिस्टिविटी कितनी है, क्लियर। लेकिन वो मोटे होने के कारण उस प्रॉपर्टी को पूरा बना जाता है रेजिस्टेंस, क्योंकि वहां से करंट फ्लो होता है। तो अभी देखो ध्यान देना, मान लो अगर मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया ना, अगर मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, टेम्परेचर को बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर भाग रहे हैं, मतलब आपको क्या समझ में आ रहा था, नंबर ऑफ कोलिजन क्या होने लगा, इंक्रीज होने लगा। अभी देखो तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होने लगी बताओ, बढ़ जाएगी। और आपको पता है R इज इक्वल टू, जैसे फॉर्मूला है रो L बाय A, तो मुझे बताओ रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज होने लगी। और आपको मुझे बताओ कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी इंक्रीज होने लगी तो कंडक्टिविटी क्या होने लगी, डिक्रीज होने लगी। और देखो रेजिस्टिविटी अगर इंक्रीज होने लगी तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज, तो रिलैक्सेशन टाइप क्या हो जाएगा बताओ, डिक्रीज हो जाएगा। देखो कितना अच्छा कहेगा। मुझे बताओ अगर हीट देने से इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर जा रहे हैं तो बहुत जल्दी कोलाइड होंगे, बहुत जल्दी कोलाइड होंगे, तो उसमें टाइम जल्दी से कोलाइड होगा, तो टाइम क्या हो जाएगा बताओ, कम हो जाएगा। तो टाइम कम हुआ तो कंडक्टिविटी कम, रेजिस्टिविटी ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा, नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर। तो आप भी जान लो, एक सिलेंडर ले लो भाई साहब, एक सिलेंडर ले लो, एक सिलेंडर को हीट कर दो, सिलेंडर को हीट कर दिए तो बर्न नहीं हो जाएगा क्या, धमाका करेगा। बिकॉज क्यों धमाका करेगा बताता हूँ, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे एटम्स हैं, बहुत सारे एटम्स हैं, जो भी गैस है उसमें बहुत सारे एटम्स हैं, पहले ही क्राउड है और आपने और हीट दे दिया, तो हीट देने से खुश हो गए यार, मैं तो अभी भागूंगा, तो इधर उधर भागेंगे, तो इस वॉल पे वो क्या करने लगेंगे बताओ, प्रेशर डालेंगे, इतना प्रेशर डालेंगे कि ये धमाका कर देगा। समझ में आ रहा है? तो सिंपल याद रखना भाई, टेम्परेचर की वजह से सब प्रॉपर्टी क्या हो जाती है बताओ, चेंज। और मैंने ये आपको सब कुछ अच्छे से बता दिया, क्लियर। तो हर एक पैरामीटर, हर एक कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया अच्छे से, हर एक फॉर्मूले भी मैंने अच्छे से रिप्रेजेंट किया है, तो वो आप अच्छे से ध्यान देना है। और एक बात बताता हूँ, देखो ये लेंथ है क्या नहीं है, देखो ये कंडक्टर है, कंडक्टर का लेंथ है, कंडक्टर का लेंथ आप मान लो यहाँ पे L1 है। अगर मैंने इसको हीट कर दिया, इसको मैंने हीट कर दिया मतलब क्या है, टेम्परेचर दे दिया, तो ये जो वायर है वो और बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा मतलब क्या हो जाएगा बताओ, L2 हो जाएगा, मतलब L1 का L2 बन गया, तो ये हुआ इनिशियल वैल्यू और ये हुआ बताओ फाइनल वैल्यू।
तो अगर आपको परसेंटेज इंक्रीज मतलब कितने से इंक्रीज हुआ, कितने से इंक्रीज हुआ आपको अगर निकालना है, इतना कितने से इंक्रीज हुआ यहां से लेके यहां तक, तो एक फॉर्मूला बताता हूं, बोलो फाइनल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू -1 मल्टीप्लाई बाय कितना 100। तो फाइनल वैल्यू है L2, इनिशियल वैल्यू है L1, तो ये हो जाएगा L2 बाय L1 -1 मल्टीप्लाई बाय कितना 100। तो इसी को देखो कैसे लिख सकता हूं, L2 L1 डिवाइडेड बाय L1 मल्टीप्लाई बाय 100। L2 L1 को कुछ किताब क्या लिखते हैं, डेल ऑफ L डिवाइडेड बाय L1 मल्टीप्लाई बाय 100। डेल ऑफ L मतलब चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ मतलब क्या रहता है, फाइनल लेंथ माइनस क्या रहता है बताओ, इनिशियल लेंथ। तो इससे मिलता है परसेंटेज इंक्रीज कैसे भाई, वोल्टेज का इंक्रीज हुआ तो भी फार्मूला, रेजिस्टेंस का इंक्रीज हुआ तो भी ये फार्मूला, लेंथ का इंक्रीज हुआ तो भी ये फार्मूला, फार्मूला चेंज नहीं होगा। तो सबको समझ में आ रहा है, यहां तक क्लियर है क्या बताइए, क्योंकि ये आपको आना ही चाहिए, ये एनी हाउ आपको आना चाहिए, तभी जाके प्रॉब्लम्स आएंगे सर। क्लियर यहां तक, चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, देखो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, ध्यान देना, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। अभी आपको बताया था कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अरे रेजिस्टेंस मतलब ये देखो R इज इक्वल टू क्या रहता है, रो L बाय, तो जो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वो लेंथ ऑफ कंडक्टर रहेगा, ये कंडक्टर है तो उसका लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मान लो, ध्यान देना, मान लो कि ये जो था ये एक रेजिस्टेंस था, ऐसे ठीक है, एक्चुअली ऐसे रहता है रेजिस्टेंस, तो मान लेते एक रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस का यहाँ पे लेंथ L1 था, इसको हीट कर दिया, इसको हीट कर दिया तो ये रेजिस्टेंस कुछ ऐसे बन गया, मतलब यहाँ पे इतना बन जाएगा। पहले यहाँ से लेके यहाँ तक L1 था कि नहीं, अभी यहाँ से लेके यहाँ तक ये बढ़ गया कि नहीं इतना, तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक एक बात करते कितना, L2 बात करते। तो देखो ये लेंथ है, लेंथ है, लेंथ है, ले, तो यहाँ पे एक कोएफिशिएंट डिटरमाइन होता है, उसी को बोला जाता है अल्फा, अल्फा को बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ, कोएफिशिएंट ऑफ, ध्यान देना, कोएफिशिएंट ऑफ, उसको बोला जाता है लीनियर एक्सपांशन, लीनियर एक्सपांशन। एक्सपांशन हुआ कि नहीं होता, लीनियर की लीनियर है लेंथ, लीनियर जब रहता है तो लेंथ के बारे में, लीनियर जब रहता है वो लेंथ के बारे में, इसलिए बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। तो ये L2 कितना होना रहना, L2 इज इक्वल हो जाता है L1 प्लस L1 अल्फा डेल ऑफ टी। तो यहाँ पे L2 इज इक्वल टू L1 बाहर निकालो 1 प्लस अल्फा डेल ऑफ टी। अभी डेल ऑफ टी मतलब क्या है, देखो डेल ऑफ टी मतलब है आपका 1 प्लस अल्फा क्या है, देखो T2 माइनस T1, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। मतलब यहाँ पे अगर टेम्परेचर T1 होगा तो बाद में टेम्परेचर कितना होगा, T2। भाई बढ़ेगा कि नहीं टेम्परेचर, पहले 50 होगा तो उससे बढ़ेगा कितना, 75 हो जाएगा, मान लो T2 माइनस T1। तो और अल्फा क्या है, अल्फा है इसका कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। तो हमें रेजिस्टेंस को लिखना है, तो रेजिस्टेंस में इसका रेजिस्टेंस क्या था, R1 एट T1 डिग्री केल्विन, T1 केल्विन, और इसका रेजिस्टेंस क्या था बताओ, R2 एट T2 केल्विन। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, R2 is equal to R1 1 plus alpha into del of T मतलब क्या है, T2 minus T1, क्योंकि आपको पता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है बताओ, टेम्परेचर। तो यहाँ पे अल्फा निकाल सकते हो, तो ये हो जाएगा R2, ये हो जाएगा R1 प्लस R1 into अल्फा ब्रैकेट में रहेगा T2 minus T1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, R2 minus R1 is equal to R1 अल्फा ब्रैकेट में क्या रहेगा, T2 minus T1। तो अल्फा is equal to क्या हो जाएगा, R2 minus R1 डिवाइडेड बाय R1 ब्रैकेट में क्या रहेगा, T2 minus T1, T2 minus T1। और रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है बताओ, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस की जगह रेजिस्टिविटी भी लिख सकते हो, ये हो जाएगा ρ2 minus ρ1 डिवाइडेड बाय ρ1, क्लियर है, मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, 1 अपॉन कितना हो जाएगा, T2 minus T1। ये ρ2 बाय ρ1, यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं, ρ2 बाय ρ1 बाय ρ1 कितना हो जाता है 1 डिवाइडेड बाय कितना, T2 minus T1, ये भी फार्मूला बनता है। और रेजिस्टेंस को आप यहाँ पे रेजिस्टेंस को आप डेंसिटी में लिख सकते हो, क्या बताओ, ρ2 इज इक्वल टू ρ1 1 प्लस अल्फा क्या लिख सकते हो, T2 minus T1। इससे अलावा कुछ भी नहीं पूछेगा यार। अगर रेजिस्टेंस अगर डिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर है तो ये थोड़ा सा इजीली तरीका है, याद रखना। क्या किया बताओ, एक लेंथ था L1 हीट कर दिया, लेंथ कितना L2, इसका टेम्परेचर T1 था, इसका टेम्परेचर T2 था, तो लेंथ कितने से इंक्रीज हुआ, L1 प्लस कितना, L1 प्लस अल्फा डेल ऑफ T, L1 प्लस क्या हो गया, अल्फा डेल ऑफ T।
तो यहाँ पे L2 इज इक्वल टू L1 ब्रैकेट में बाहर निकालो 1 प्लस अल्फा डेल ऑफ टी, रेजिस्टेंस लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, तो R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल ऑफ टी, तो रो 2 इज इक्वल टू 1। भाई ये कैलकुलेशन इजी है यार। तो सबको समझ में आ रहा है क्या? सबको क्लियर है?